हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन एक अलग शब्द है, लेकिन यहाँ पे एविडेंस की बुक में आपको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से पढ़ना है। यानी कि आपने घटना चक्र में अक्सर देखा होगा निर्वाचन खंड, सो इसको किस तरह से पढ़ना है। यानी कि अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एविडेंस, लेकिन एविडेंस बना कैसे है, यानी कि एविडेंस जो वर्ड है वो किस तरह से बनता है। यानी कि जब भी कोर्ट में कोई भी केस फाइल होता है तो जब वहाँ पे एविडेंस रखा जाता है तो उस जगह पे एविडेंस को किस तरह से इंटरप्रिटेट किया जाता है। यानी कि उसमें कैसे इशू ढूंढे जाते हैं, जो मेन इशू होता है उसको कैसे ढूंढा जाता है, उसमें जो एविडेंस होते हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है, ओरल एविडेंस आपने सुना होगा उसको किस तरह से बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जो एविडेंस है फाइनल किस तरह से बनता है, सो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सो थैंक यू एवरीवन, बिकॉज अब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो 1000 हो चुके हैं, यानी कि मेरी 1000 स्टूडेंट्स की फैमिली हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एविडेंस है इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी कोई भी पर्सन किसी को हार्म करता है, किसी के साथ कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है, एक याचिका फाइल होती है कोर्ट में जाके। लेकिन अब अगर हम देखा जाए, एक तरह से जो जज होते हैं वो तो अनजान होते हैं, उनको क्या पता है कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो जब भी आप अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे प्रूव करते हैं तो कैसे करते हैं, एविडेंस के थ्रू। ठीक है, अब ये एविडेंस बनता कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जैसे कि ए ने बी पे क्या किया, चाकू से वार किया, और बी ने जाके कोर्ट में केस फाइल किया कि ए ने जो है उस पर चाकू से वार किया। अब ये कैसे प्रूव करेगा, वहीं से ही एविडेंस स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जज बैठा हुआ है वो ऐसे कैसे बिलीव कर लेगा, क्योंकि वो तो अननोन है ना, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा है ना कि एक ए ने चाकू मारा था कि बी ने चाकू मारा था। अगर उसके चाकू लगा होगा तो वो दिखा के प्रूफ कर लेगा, और अगर उसने मारने की कोशिश करी, ठीक है, जैसे जिसको कहते हैं कि 307 लगती है आईपीसी की, जिसमें कहते हैं कि जान से मारने की कोशिश करना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब ये कैसे आप प्रूफ करोगे, तो वही प्रूफ करना ही कहाँ से शुरू हो जाता है, वहीं से एविडेंस की शुरुआत हो जाती है। अब हम देखेंगे कि ये जो निर्वाचन खंड है वो किस तरह से एविडेंस में काम करेगा। अब वो इस तरह से एविडेंस में काम करता है कि सबसे पहले कोई भी केस अगर कोर्ट में जाता है, सबसे पहले वहाँ पे बात होती है फैक्ट की। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि फैक्ट क्या होता है, उसके बाद आएगा रिलेवेंट फैक्ट, उसके बाद आएगा फैक्ट इन इशू, फिर आएगा आपका डॉक्यूमेंट्स, एंड देन आएगा आपका एविडेंस। यानी कि एविडेंस कैसे बनता है, फाइनली जाके एविडेंस बनता है इन सारी चीज़ों से कनेक्ट होके। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि फैक्ट क्या। मैं आपको बता रही थी कि एविडेंस क्या होता है, वो उसका मैंने एक बेसिक सा इंट्रो दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट क्या होता है, यहाँ पे अभी आप भूल जाइए कि कोई केस चल रहा है या कुछ भी हो रहा है, अभी कुछ भी नहीं। अभी हम यहाँ से फैक्ट वर्ड की बात कर रहे हैं। अभी आप 2 सेकंड के लिए भूल जाइए कि आप लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फैक्ट की बात करें तो ये एक मार्कर है, ठीक है। तो इसका फैक्ट क्या है कि ये मार्कर है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप वहाँ खड़े हैं तो इसमें तथ्य एक क्या है कि खड़े हैं, ठीक है। अरे आप पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ रहे हैं, ये भी क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया। तो यहाँ पे अभी सिर्फ जो बात हो रही है वो यहाँ पे हो रही है कि फैक्ट की, ठीक है। अगर हम कोई भी बात करते हैं तो उसमें उसका एक तथ्य क्या होता है। तो अब हम जैसे कि अब तथ्य हमेशा ये नहीं होता है कि हम किसी एग्जिट चीज़ों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि फिजिकल चीज़ों की, यानी जिसको हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ का टेस्ट पता चला या हमने किसी चीज़ को सूंघा या कुछ किया, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो वो भी हमारा फैक्ट है। जैसे कि अगर हमने सोचा कि हम उसको मार देंगे, ठीक है, तो उसमें भी एक तथ्य क्या हो गया, ये भी एक तथ्य हो गया। लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, कहीं से कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसको सोच रहे हैं। तो फैक्ट भी क्या होता है कि 2 तरह से होता है। एक तो वो होता है जो कि कोई पर्सन जो होता है, जो उसने जो देखा हो, और दूसरा क्या होता है जो भी उसकी मेंटल कंडीशन चल रही हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फैक्ट होता है।
अब जब तक कोई भी एविडेंस, तब तक एविडेंस नहीं बनता है, या जब तक कि कोई क्राइम होता है, वो कोई भी क्राइम बिना फैक्ट के नहीं होता है, ठीक है। कोई भी क्राइम होता है वो बिना फैक्ट के अधूरा होता है, क्योंकि बिना तथ्य के कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो एविडेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं से ही स्टार्ट हो गया, कहाँ से, फैक्ट से, ठीक है। अब हम उसके बाद समझेंगे कि रिवेलेंट फैक्ट क्या होता है, यानी कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे फैक्ट से, ये इसको मैंने लॉ से बिल्कुल हटा दिया, लेकिन अब जो रिवेलेंट फैक्ट आएगा, रिवेलेंट फैक्ट आपका क्या होता है कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रिवेलेंट फैक्ट होता है, यानी कि कोई भी एक फैक्ट जो होता है वो दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिवेलेंट फैक्ट कहाँ पे यूज़ होता है, अब यहाँ से आपके एविडेंस की होती है स्टार्टिंग, यानी कि कोई भी वाद जो है जो कोर्ट में जाता है और जो प्रूफ होना होता है, ठीक है, उसमें कोई भी एविडेंस जब लाया जाता है तो उसको प्रूफ करने के लिए दूसरे फैक्ट को भी प्रूफ करना पड़ता है, उसके बिना वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। दैट्स मीन कि अगर कोई एक लड़की है, ठीक है, और उसको किसी ने चाकू मारा, ठीक है, तो चाकू मारना तो आपका एक फैक्ट है ही है। दूसरा चीज़ क्या है, कहाँ मारा, क्यों मारा, या कितने बजे मारा, तो ये सब क्या है, ये फैक्ट आपस में क्या हो रहा है, मिल रहे हैं आपस में आके, ठीक है। तो अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो रिवेलेंट फैक्ट हमारा वही होता है जो एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से जोड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर हम एक फैक्ट इसमें से हटा देंगे तो एक तरीके से वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोर्ट में जाते हैं हम देखते हैं कि अगर हमसे कोई भी चीज़ पूछी जा रही है किसी भी पक्षकार से, किसी भी पार्टी से, तो उसमें क्या होता है, उनको ये चीज़ प्रूव करनी होती है कि हाँ आप कहाँ थे, क्यों थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ए ने कहा कि बी ने जो है मुझे मारा है, ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने सी को ये बात बताई, ठीक है, या उस समय पे देखने वाला कौन था, डी ने देखा था कि ए जो है वो बी को मार रहा है, तो एक तरीके से सब आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्टेड है। बी ने सी को बताया, डी ने इनको देखा था, तो ये सब चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं, यानी कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो यही होता है कि रिवेलेंट फैक्ट होता है, यानी कि होते सब अलग अलग फैक्ट हैं लेकिन वो आपस में जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। यानी कि जब हम किसी भी एविडेंस को प्रूव करते हैं कोर्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे फैक्ट होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, तभी वो एक एविडेंस बनता है, जिससे कि प्रूफ हो पाता है, जैसे कि कोई जस्टिस हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य। अब हमने पढ़ लिया फैक्ट क्या होता है, अब हमने दो तथ्यों को जोड़ के भी देख लिया जो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते हैं। अब आता है फैक्ट इन इशू। अब यहाँ पे इशू की बात क्यों हो रही है, यहाँ पे नाम से हिंदी में समझ में आ रहा होगा, विवादक तथ्य, यानी कि जब भी कोई विवाद होता है तो उसमें मेन फैक्ट क्या होता है, दैट्स मीन कि अगर कोई भी विवाद हुआ है तो उसमें जो भी विवाद की मेन जड़ होती है एक तरीके से, ठीक है। यानी कि ए ने क्या किया, बी का पर्स जो है वो लूट लिया, तो इसमें विवादक तत्व क्या होगा, लूटना। इसी की वजह से तो विवाद उठा ना, इसी की वजह से तो कोर्ट में केस फाइल हुआ ना। अगर ये इसको टक्कर मार रहा है तो वो इसने अगर इसी बात पे ही केस फाइल कर दिया तो उसमें विवादक तत्व क्या हो गया, टक्कर मारना हो गया। अब इसी से ही आपके निकल के आएंगे रिवेलेंट फैक्ट, इसी से निकल के आएंगे फैक्ट, यानी कि फैक्ट है उसका क्या हो गया कि वो किस जगह पे खड़ा था, ठीक है। रिवेलेंट फैक्ट क्या हो गया कि इसने इसको क्यों मारा, क्यों लूटा होगा, दैट्स मीन कि इसको पता होगा कि इसके पास पर्स है, इसके पास पैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि अब इसी से आपका फैक्ट बन जाएगा, इसी से आपका रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा, और इसी से ही जाके बन जाएगा आपका फैक्ट इन इशू, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में जाके कनेक्ट हो जाएंगी एक चीज़ से। अब किसने इनको देखा,
ठीक है, देखना क्या हो जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, यानी कि उस एक्चुअल प्लेस का पता चल जाएगा कि जो जगह इन्होंने बताई थी और जिसने देखा है, यानी कि जो देख रहा है वहाँ पे जो गवाह है तो उसने सही बात बताई कि नहीं। तो ये सारे फैक्ट आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, यानी कि छोटे छोटे फैक्ट को जोड़ के रिलेवेंट फैक्ट बनेगा और फैक्ट इन इशू क्या हो गया, लूटना। तो इस तरह से जो है फैक्ट को समझा जाता है। तो फैक्ट 3 तरह से समझा हमने, फैक्ट, दूसरा जो है रिलेवेंट फैक्ट और तीसरा फैक्ट इन इशू, यानी कि जिस बात पे विवाद उठा है, जिस बात पे कोर्ट में विवाद उठा है तो उसमें आखिर क्या इशू था, यानी कि किस इशू पे जो है वो पूरा विवाद उठा है, किस इशू पे, किस इशू के लिए इन्हें क्या करना है, प्रूफ देना है। ठीक है, इनको प्रूफ देना है, इनका कितना अमाउंट गया है, इनको अपने बचाव में प्रूफ देना है। ठीक है, इनको शो करना है कि हाँ इसी ने इनका पर्स लूटा है, तो इनको ये एविडेंस प्रूफ करने होंगे कि हाँ यही चोर है और इन्होंने ही इनका पर्स लूटा है। ओके, सो अब हम इसके बाद देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे हम एविडेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ एविडेंस ही देखेंगे। सो डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं कि जैसे कि सबसे पहली बात तो ये जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। क्यों डॉक्यूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। दैट मीन कि अगर इसको भी एक एविडेंस के बिहाफ पे हो सकता है कि हाँ क्या पढ़ा, ठीक है, और कोई भी चीज़ जो लिखी हो, ठीक है, जिसमें कोई भी चीज़ लिखी गई हो तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं। मैप जो होता है वो पूरा बना होता है, किसी भी चीज़ पे लिखा हो, लकड़ी पे लिखा हो, किसी कागज़ पे लिखा हो, किसी भी चीज़ पे लिखा हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं। यानी कि सिर्फ आपकी फाइल डॉक्यूमेंट्स नहीं होती है। अगर हम एविडेंस या फिर लॉ की लैंग्वेज में बात करें तो वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होती है जो किसी भी, कहते हैं ना नीचे हिंदी में, किसी भी धातु पे लिखी हो, कोई एक पट्टा हो, कोई लकड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें जो उस पर लिखी जाती है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स में आती हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से एविडेंस के बिहाफ पे प्रूव करा जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़ाइल ही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एविडेंस की बात करें तो जो भी चीज़ें कहीं भी लिखी होती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होती हैं। यानी कि हम एविडेंस में क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि एविडेंस क्या होते हैं। अब हमने एविडेंस को किस किस तरह से समझ लिया, एविडेंस को समझा कैसे जाता है, यही आपका इंटरप्रिटेशन था। यानी कि जब हमने एविडेंस को तोड़ा तो किन पार्ट में निकला, 5 पार्ट में निकला, 4 पार्ट में। पहला तो फैक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ हुई है उसका फैक्ट क्या है, ठीक है। दूसरा निकला हमारा रिलेवेंट फैक्ट, तीसरा निकला हमारा फैक्ट इन इशू, और चौथा निकला हमारा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये चीज़ मैम ने अभी भी बताई है कि कोई भी एविडेंस होता है तो वो उसमें पहले फैक्ट देखा जाता है, फिर रिलेवेंट फैक्ट देखा जाता है, फैक्ट इन इशू, फिर उसके लिए क्या एविडेंस दिए गए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स दिए गए, यानी कि कोई भी सबसे ज़्यादा तो मौखिक साक्ष्य से ज़्यादा जो होता है फिजिकल एविडेंस दिए जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो यही चीज़ देखी जाती है, तभी जाके फाइनल क्या बनता है, एविडेंस बनता है। यानी कि जब भी कोई ए है वो बी के अगेंस्ट केस फाइल करता है कि ए ने क्या करा, बी ने क्या करा, ए को लूटा, ठीक है, ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल करा कि बी ने क्या करा, ए को लूटा। अब ए क्या गया, जज के पास गया, तो जज क्या करेगा, पहले ये 3 चीज़ें देखेगा, सारे फैक्ट मिलाएगा, फिर जितने फैक्ट थे उनको कनेक्ट करेंगे, उसके बाद किस पे वाद आया है, ये होता है आपका फैक्ट इन इशू। उसके बाद एक एविडेंस प्रूफ करना होगा कि कितना अमाउंट लूटा है, ठीक है, और क्यों आपने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मिलके आखिरी में क्या होता है, एविडेंस। तो एविडेंस अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी वाद जो होता है, कोई भी वाद दायर होता है कोर्ट के अंदर, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एविडेंस का, ठीक है।
विदाउट एविडेंस कोई भी बात आप प्रूफ नहीं कर सकते हो, चाहे वो ओरल एविडेंस हो, चाहे वो फिजिकल एविडेंस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे हर्षे एविडेंस हो यानी कि सुने सुनाई बातों का भी एविडेंस होता है। तो बिना किसी भी एविडेंस के आप कोर्ट में कोई भी बात को क्या कर नहीं कर सकते हो, प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो भी जज होता है वो कोई हमारा रिलेटिव नहीं होता है और वो जितने भी इश्यूज होते हैं उनसे अननोन होता है, ठीक है, वो उससे नोन नहीं होता है। इस वजह से क्या करना होता है, एविडेंस प्रूव करना होता है और किसी के भी ऊपर कोई गलत आरोप ना लग पाए उस आरोप को सिद्ध करने के लिए भी होता है, ठीक है। यानी कि अगर ए ने बी पे आरोप लगा है कि बी ने ए को लूटा है, तो ये क्या हो गया, इस आरोप से ये कैसे बचेगा और ये आरोप को कैसे सिद्ध करेगा। तो बिना एविडेंस के ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब हम उसके बाद एक चीज़ और समझेंगे कि कोर्ट में क्या होता है, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। जब भी कोई बात दायर होता है तो उसमें 3 तरह की चीज़ें क्या होती हैं। पहला तो ये होता है कि साबित होना यानी कि प्रूव। कोर्ट में क्या होता है, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है साबित, दूसरा होता है ना साबित और तीसरा होता है साबित ही नहीं हुआ। यानी कि प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। देखिए इसमें क्या होता है, साबित में क्या होता है कि अगर किसी ने किसी पे कोई केस फाइल किया है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी केस फाइल हुआ है उसमें वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आरोप लगाया गया है वो सही सिद्ध है या गलत सिद्ध है, यानी कि कोई बचा है, अगर गलत है तो सामने वाला बच जाएगा जिस पे आरोप लगा है, और अगर गलत नहीं है तो आरोप सिद्ध हो जाएगा। तो 2 में से एक चीज़ होती है जो कि कंडीशन क्लियर हो जाती है, ठीक है। कोई भी आरोप होता है वो सही हो जाता है और अगर आरोपी नहीं होता है तो वो बच जाता है। तो उसमें क्या आता है, प्रूव्ड आता है। उसके बाद आता है डिसअप्रूव्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी आरोप लगा है वो गलत है, ठीक है, यानी कि वो चीज़ अस्तित्व में है ही नहीं, तो वो क्या हो जाता है, आपका डिसअप्रूव्ड हो जाता है। उसकी बात आता है प्रूव नॉट प्रूव्ड। इसका मतलब ना तो वो अपना आरोप साबित कर पाया ना अपने बचाव में कुछ कर पाया, यानी कि एक तरीके से हम लोग कहते नहीं टाई हो गया। ना तो अगर ए ने बी पे कोई आरोप लगाया है तो ना तो बी अपने बचाव में कुछ कर पाया और ना ए जो है वो सबूत पेश कर पाया, ठीक है, इस पे आरोप में। तो वो चीज़ क्या हो गई, एक तरीके से बीच में ही हो गई, यानी कि एक तरीके से टाई हो गया। तो वो चीज़ किस में आती है, नॉट प्रूव्ड में आती है, ठीक है। तो ये भी जो है एविडेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें आपका आता है प्रूव, डिसअप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। और अभी तक तो हमने समझ लिया कि एविडेंस क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या होते हैं, यानी कि किस तरह से जो है एविडेंस को प्रूव किया जाता है कोर्ट के अंदर। तो इसमें क्या है, पहला तो ये आता है प्राथमिक साक्ष्य, दूसरा आता है द्वितीयक, तीसरा आता है आपका ओरल एविडेंस जो कि मौखिक साक्ष्य होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी जिसको दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं, हर्षे एविडेंस यानी कि जिसको अनुश्रित साक्ष्य कहते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है। प्राथमिक साक्ष्य आपका ये होता है जैसे कि जिसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो फर्स्ट कॉपी, यानी कि जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट होता है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रूफ किया जाता है, यानी कि जब भी कोई ट्रायल चल रहा होता है कोर्ट का, वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसकी फर्स्ट कॉपी वहाँ पे दी जाती है, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे दी जाती है। तो वो आपकी क्या होती है, प्राथमिक साक्ष्य होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, उसको फर्स्ट कॉपी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसको हम ये भी कह सकते हैं ओरिजिनल आपकी हो गई, ठीक है, ओरिजिनल। उसके बाद द्वितीयक क्या होता है, अब अगर किसी के पास ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि मूल प्रति नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, उसकी एक तरीके से जो फोटो कॉपी कराते हैं, यानी कि इसकी सेकंड कॉपी जो होती है, जो ओरिजिनल नहीं होती है,
ठीक है। उसके बाद आता है मौखिक साक्ष्य। कुछ ऐसे भी एविडेंस होते हैं जिनको ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट पे ही प्रूफ किया जाए। होता क्या है, कोर्ट में अक्सर आपने देखा होगा कि कोई ना कोई आता है जो गवाही देता है, तो वही क्या होते हैं, मौखिक साक्ष्य होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को जो है हम लिख के ही दें, डॉक्यूमेंट्स के पे ही दें। तो अगर हम इसको समझें तो ऐसे साक्ष्य जो किसी को मुंह से बोल के बताए जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मौखिक। अब आता है दस्तावेजी। दस्तावेजी मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ पे लिखित तरीके से देना, कोई भी चीज़ वो हो सकती है, कोई भी किसी भी तरह का मटेरियल हो सकता है, किसी भी तरीके का, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, लिखित में होता है, तो वो क्या होते हैं, दस्तावेजी होते हैं। उसके बाद आता है अनुश्रित। अब हम समझेंगे अनुश्रित क्या होता है। ये क्या होता है, सुनी सुनाई बात है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सुनी सुनाई बातें। इसका मतलब कि जैसे कि ए ने क्या करा, बी को मारा, ठीक है, या ए ने बताया कि मैंने बी को मारा है, नहीं, ए ने बी को मारा, बी ने जाके क्या करा, सी को बता दे। सी तो वहाँ पे देख नहीं रहा था कि ए ने बी को मारा है कि नहीं मारा है, लेकिन सी को किसने बताया, बी ने बताया, तो इसके लिए क्या हो गया, सुनी सुनाई बातें हो गई। लेकिन जब इसकी मर गया, कुछ भी हो गया, तो कोर्ट में सी ने जाके गवाही दे दी कि बी ने मुझे बताया था, तो ये क्या हो गया, एक सुनी सुनाई बात हो गई, क्योंकि ना तो इसने देखा था, ना तो ये एक होगा तो रिवलेंट, लेकिन इसने देखा तो नहीं था ना वहाँ पे, तो ये क्या हो गया, यही होता है हर्ष एविडेंस, यानी कि सुनी सुनाई बात। तो ये था आपके टाइप्स ऑफ एविडेंस। मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया कि एविडेंस क्या होते हैं, किस तरह से उसको एविडेंस में इंटरप्रिटेट किया जाता है। उसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, फैक्ट, फैक्ट इन इशू, रिवलेंट फैक्ट, डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ एविडेंस, यानी कि प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य और अनुचित साक्ष्य। तो ये सारी जितनी भी टॉपिक हैं, यानी कि जितने भी इंटरप्रिटेशन है आपका एविडेंस का, वो आता है आपका सेक्शन 3 में। यानी कि एविडेंस का आपका जो सेक्शन 3 है वो पूरा आज इस वीडियो में क्लियर हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सेक्शन 5 पे, यानी कि इसके नेक्स्ट चैप्टर पे। अगर इसमें किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, प्लस आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन करना हो या मेरे ग्रुप से कनेक्ट होना हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।